अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए और इस वीडियो में लॉ नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। सो लॉ नंबर 5 है कि आपके रेपुटेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा संभाल कर रखिए। आपका रेपुटेशन आपका एक ऐसा पावर है जो कि आपको बहुत से जंग जिता देता है बिना उसको लड़े। आप बहुत से सिचुएशंस पर बच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रेपुटेशन के बदौलत। इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखें, क्योंकि एक बार जब ये हाथ से चला जाता है तो इसको दोबारा हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक बार चाइना में 3 किंगडम्स के बीच में लड़ाई चल रहा था। ऑथर ने चाइना का एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा ही दे दिया। ओके, एक बार चाइना में 3 किंगडम्स के बीच में लड़ाई चल रहा था, जिसमें एक किंगडम के राजा का नाम था चुको लियांग। इन्होंने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए भेज दिया और ये खुद अकेले और मुट्ठी भर सोल्जर्स इनके साथ महल में थे। अब इनको पता चला कि जो दुश्मन देश की सेना है वो 1.5 लाख सैनिकों के साथ इनके ऊपर हमला करने आ रही है और इनके पास सिर्फ मुट्ठी भर सोल्जर्स हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत हारने के बजाय इनका जो रेपुटेशन था उसका इस्तेमाल करने का सोचा। इन्होंने अपने सोल्जर्स से कहा कि आप महल के ऊपर से हमारा झंडा नीचे कर दो, गेट खोल दो और आप सभी लोग छुप जाओ। और ये खुद महल के गेट के किले पर जाकर बैठ गए और ये बजाने लगे। जब दुश्मन देश की सेना वहां पर आई और सैनिकों ने ये देखा कि महल का दरवाजा खुला हुआ है, वो बहुत ही खुश हो गए। वो बहुत ही जल्दी उस महल के अंदर घुसना चाह रहे थे, लेकिन उनका जो सेनापति था उसने इस राजा को देख लिया और पहचान लिया। पहचानने के बाद उसने अपनी सेना को रोक दिया। उसको शक होने लगा कि इस राजा ने कोई जाल बिछाया है, इसीलिए उसने अपनी सेना को अंदर जाने नहीं दिया और उसने फैसला लिया कि हम अंदर नहीं जाएंगे और वो अपनी सेना को लेकर वापस चला गया। ये सारा कमाल उनके टैलेंट और उनके रेपुटेशन का था। उनके रेपुटेशन ने आज उनका जान बचाया। इसीलिए रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसका ना होना आपकी लाइफ को बहुत ही मुश्किल बना देता है। लॉ नंबर 6, गॉट अटेंशन एट एनी कॉस्ट। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि हर चीज़ का वैल्यू उसके अपीयरेंस के बेसिस पे जज किया जाता है। वो चीज़ जो नहीं दिखता उसको काउंट नहीं किया जाता है। अगर आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और आप भिखारी का कपड़ा पहनकर सड़क पर जाइए तो लोग आपको भिखारी ही मानेंगे, वो आपको करोड़पति कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रखिए ताकि लोगों का अटेंशन आपको मिले। और इसके बहुत से फायदे होते हैं जिसका बहुत अच्छा इस्तेमाल थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी लाइफ में किया है। वो अपने जितने भी इन्वेंशन करते थे उसको हमेशा पब्लिक को दिखाते थे, हमेशा पब्लिक के सामने उसका एक्सपेरिमेंट करते थे और हमेशा न्यूज़पेपर में बने रहते थे। वो ऐसे ऐसे इन्वेंशंस पर बात करते थे जिन पर काम करने का उनका खुद का कोई प्लान नहीं रहता था। वो रोबोट्स पर बात करते थे और वो ऐसा सिर्फ इसलिए करते थे ताकि वो सुर्खियों में न्यूज़पेपर्स में बने रहें। इससे उन्हें अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने में और इन्वेस्टर से पैसा उठाने में फ़ायदा मिलता था। और वहीं पर इनके जो कॉम्पिटिटर थे निकोला टेस्ला, वो कभी भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। एक बार 1915 में खबर आया कि एडिसन और निकोला टेस्ला दोनों को एक साथ एक स्टेज पर नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा फिजिक्स में, लेकिन वो प्राइज़ किसी और को दे दिया गया। काफ़ी सालों बाद ये पता चला कि उस कमेटी के मेंबर जब एडिसन के पास गए तो एडिसन ने साफ मना कर दिया कि मैं निकोला टेस्ला के साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि एडिसन ने इतने सालों से जो अपना फेम कमाया है उसको वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ को भी रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से आपको अपनी मेहनत से कमाए हुए फेम को हमेशा बचा कर रखना है ताकि आपको हमेशा एडवांटेज मिलता रहे अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले। सो लॉ नंबर 7 है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से अपने लिए काम करवाइए लेकिन सारा वाहवाही हमेशा खुद ही रख लीजिए। दूसरों का नॉलेज, दूसरों का विजडम और दूसरों का मैन पावर सब आप यूज करिए अपने काम को करवाने के लिए। ये ना सिर्फ आपका टाइम बचाएगा बल्कि ये आपको एक भगवान का फीलिंग देगा। आप गॉड की तरह दिखेंगे लोगों को कि आप कैसे इतना ज़्यादा काम कर ले रहे हैं। ये आपको एफिशिएंसी और स्पीड दोनों देगा। और अंत में आपके हेल्पर्स को कोई याद नहीं रखेगा, याद सिर्फ आप ही रखे जाएंगे। इसीलिए वो काम जो आप किसी और से करवा सकते हैं उसको खुद मत करिए। इस पॉइंट को भी ऑथर ने थॉमस अल्वा एडिसन के एग्जाम्पल के जरिए ही एक्सप्लेन किया है। कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती हो गया इनका, लेकिन चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला दोनों ही एक साइंटिस्ट थे, लेकिन एडिसन के पास एक कंपनी था और निकोला टेस्ला उस कंपनी में काम करते थे। एक बार एडिसन एक इन्वेंशन कर रहे थे जिसका नाम डायनेमो था। अब इस इन्वेंशन पर काम करना एडिसन को बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा था और उनको ये लग रहा था कि इससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट निकोला टेस्ला को दे दिया और कहा कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। निकोला टेस्ला ये जानकर बहुत खुश हो गए और वो मेहनती तो थे ही, उन्होंने
उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर पूरे मेहनत के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। वो 24 घंटे में से 18 घंटे उस प्रोजेक्ट पर काम करते थे। 1 साल बाद जब उस डायनामो के डिज़ाइन को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया और उसके काफ़ी चीज़ों को ये ऑटोमेटिक कर चुके थे, तब तो अब ये खुशखबरी निकोला टेस्ला एडिशन को बताकर उनको खुश करना चाहते थे और उनसे अपना $50,000 का इनाम लेना चाहते थे। जब ये बताने के लिए वो एडिशन के पास गए तो एडिशन बहुत ही खुश हुए ये जानकर, क्योंकि अब उनकी कंपनी इस काम का क्रेडिट ले सकती है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत पैसे बना सकती है। फिर निकोला टेस्ला ने जब अपने $50,000 के इनाम के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अमेरिकन मजाक समझ में नहीं आता क्या? वो मैंने मजाक किया था, बाय द वे मैं तुम्हारा सैलरी बढ़ा देता हूँ। सो इसी तरीके से एडिशन हमेशा अपने आप को निकोला टेस्ला से ज़्यादा पावरफुल और फेमस बनाए रखते थे। अब वो सिचुएशन जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। अगर आप इतने कैपेबल और नॉलेजेबल नहीं हैं कि आप कुछ खुद कर सकें तो कभी भी आपको किसी और के काम का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो पब्लिक है, जो लोग आपको जानते हैं, वो आपको ही गलत मानेंगे कि ये खुद इतना कैपेबल नहीं है, जाहिर सी बात है ये वो काम कर ही नहीं सकता। तो ये झूठ बोल रहा है, ये धोखा दे रहा है लोगों को, ये आपके ही खुद के रेपुटेशन को ख़राब कर सकता है। और दूसरा चीज़ कि आपको सिर्फ क्रेडिट लेने के बजाय सिचुएशन देखकर क्रेडिट शेयर करना भी आना चाहिए, उससे लोगों के बीच आपका विश्वास बढ़ेगा। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज ट्रैप इफ नेसेसरी। जब भी कोई लड़ाई का सिचुएशन हो तो अपने दुश्मन को अपने पास आने दीजिए, अपने एरिया में आने दीजिए और उसके लिए अगर आपको जाल बिछाना पड़े तो वो भी बिछाइए, क्योंकि जब कोई दुश्मन आपके एरिया में आता है तो अपना प्लान जो बनाया हुआ होता है उसको छोड़ कर आना पड़ता है, उसको फिर आपकी सिचुएशन के हिसाब से लड़ाई करना होता है। और उस दुश्मन को अपने एरिया में लाने के लिए उसको आप उसका बेस्ट फ़ायदा दिखाइए कि अगर वो आपके एरिया में आकर आपसे लड़ता है तो उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और जब वो आ जाएगा तो फिर सारा लड़ाई आपके कंट्रोल में हो। इस लॉ को समझाने के लिए ऑथर ने फॉरेन कंट्रीज़ का तो बहुत एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं यहाँ पर खुद एक इंडियन एग्जाम्पल डालना चाहता हूँ। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था बांग्लादेश को लेकर, और इंडियन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी को बहुत बुरी तरीके से हरा रही थी बांग्लादेश और राजस्थान में, तब फिर हमारा एक शिप कैरियर था INS विक्रांत, जिसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने अपना एक सबमरीन भेजा PNS गाजी, और उस सबमरीन का सिर्फ एक ही टारगेट था कि वो आकर के INS विक्रांत को ख़त्म कर दे। लेकिन अगर INS विक्रांत ख़त्म होता तो इंडिया का एक बहुत बड़ा एसेट चला जाता। अब उसको बचाने के लिए हमारे आर्मी के सीनियर्स ने एक जाल बिछाया। PNS गाजी को ख़त्म करने के लिए जो बेस्ट वॉरशिप हमारे पास था वो था INS राजपूत, लेकिन वो ख़राब सिचुएशन में विशाखापट्टनम पोर्ट पर खड़ा था। अब अगर PNS गाजी खुद विशाखापट्टनम आ जाए तो उसको बड़े ही आसानी से ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन वो सबमरीन विशाखापट्टनम क्यों आएगा? उसको तो INS विक्रांत को ख़त्म करना है। तो इसके लिए विशाखापट्टनम में ये न्यूज़ फैला दिया कि एक बहुत बड़ा शिप आने वाला है, INS विक्रांत आने वाला है पोर्ट पर, और INS विक्रांत पे जितने भी सोल्जर्स थे उन सबको ये कह दिया गया कि आप अपने घर पर फ़ोन करके बता दीजिए कि हम आ रहे हैं। और विशाखापट्टनम में उनके स्वागत का बहुत बड़ा तैयारी होने लगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के जो सीक्रेट एजेंट्स थे इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान भेजा और वो इन्फॉर्मेशन फिर PNS गाजी तक पहुंचा, और PNS गाजी ने डिसाइड किया कि वो अब विशाखापट्टनम ही जाएगा INS विक्रांत को मारने के लिए। वो विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ा INS विक्रांत को ख़त्म करने के लिए, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचा, वहाँ पर INS राजपूत तैयार था उसको ख़त्म करने के लिए, और वो ख़राब जहाज़ INS राजपूत जो कि वहाँ पर खड़ा था उसने ही PNS गाजी को ख़त्म कर दिया, उसको अपने एरिया में बुलाकर। और इस तरह से वो जंग तो हम जीत ही गए थे। लेकिन अब ये सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं हो। बहुत से सिचुएशंस में एक बहुत अच्छा चॉइस होता है कि आप अपने दुश्मन को अच्छे से थका दें और उसको अपने एरिया में बुलाकर अच्छे से उसको ख़त्म करें। लेकिन ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जहाँ पर आपको सबसे पहले वार करना चाहिए अपने दुश्मन का हिम्मत तोड़ने के लिए, क्योंकि जब आप समय से पहले वार कर देते हैं तो उन्होंने जो प्लान बनाया होता है उस पर वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। उनको हड़बड़ी में फैसला लेना होता है, और हड़बड़ी में फैसले काफ़ी गलत होते हैं और उसका फ़ायदा फिर आपको ही मिलता है। सो इन चारों लॉस में से आपको कौन सा लॉ सबसे अच्छा लगा और कौन सा लॉ गलत लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को दबाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत दिन से बढ़ नहीं रहे हैं। आप जब सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे मोटिवेशन का तो ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय।